इस लेक्चर में कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट लेवल का पीसीएस एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो। तो पहले डिस्कस करते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। आर्द्रता तो क्या होती है आर्द्रता? आर्द्रता या ह्यूमिडिटी बोलते हैं हमारे आसपास जो भी एयर है, आप जहाँ पे भी बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, आपके आसपास हवा है, वायु है, एयर है। तो एयर आपके पास जो है उसमें कुछ मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर का मतलब नमी, सीलन, पानी की मात्रा। तो जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है एयर में वो ही है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी वायु है उसमें जो नमी है, सीलन है, उसको आर्द्रता कहते हैं। तो ये हो गया ह्यूमिडिटी। अब कई तरह की ह्यूमिडिटी होती हैं, उनके टाइप्स जानते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं ह्यूमिडिटी के? पहला है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है जितना एक्चुअल अमाउंट है वाटर वेपर का एयर में, एटमॉस्फेयर में, किसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे मान लो यहाँ पे ये एक एरिया है, इस एरिया के अंदर मान लो मैं एक एरिया और डिफाइन कर दूं, ये वाला छोटा, ये जो ए एरिया है, ए एरिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर का है या 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। हम वॉल्यूम में नापते हैं इसको। जैसे मान लो ये कोई हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया है, मतलब 3 डायमेंशनल है ये। जैसे मान लो एक बोतल रखी हुई है, बोतल रखी हुई है यहाँ पे, और बोतल के आकार का ये मान लो स्पेस में एरिया है, ये बोतल के आकार का। अब जो एरिया है ये मान लो 1 मीटर क्यूब का है। अब 1 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन जो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम को हिंदी में आयतन बोलते हैं, मतलब कोई जगह स्पेस में जितनी जगह घेरे हुई होती है वो वॉल्यूम हो गई उसकी, हिंदी में आयतन बोलते हैं। तो अगर मान लो 1 मीटर क्यूब है आयतन या वॉल्यूम, ये एरिया 1 मीटर क्यूब है, इसमें कितना मॉइस्चर है? क्योंकि यहाँ पे एयर भी होगी इस एरिया में। इस एरिया में जो 1 मीटर क्यूब का एरिया है और इसमें जो एयर है उसमें कितना एक्चुअल अमाउंट है मॉइस्चर का, वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और इसे नापते हैं ग्राम्स पर मीटर क्यूब। मतलब ये एरिया हो गया 1 मीटर क्यूब का, इस 1 मीटर क्यूब एरिया में कितने ग्राम मॉइस्चर है, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एक होता है, इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी से पहले हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? ये है वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वेट ऑफ एयर। देखो हमने यहाँ पे जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी थी, हमने यहाँ पे एरिया में 1 मीटर क्यूब के एरिया में कितने ग्राम मॉइस्चर है, वाटर वेपर है, ये हमने मेजर किया था। और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है हम इसमें मेजर कर रहे हैं कि अगर मान लो 1 किलोग्राम एयर ले लें, हम 1 किलोग्राम वायु ले लें, वायु, उसमें कितने ग्राम मॉइस्चर है, वो अमाउंट हो जाएगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो दोनों में आप फर्क समझे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम नाप रहे हैं वॉल्यूम में, मतलब 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है, स्पेस है, एरिया है, उस एरिया में कितने ग्राम मॉइस्चर है, ये हो गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और हम यहाँ पे एरिया नहीं ले रहे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में, हम यहाँ पे ले रहे हैं किलोग्राम। 1 किलोग्राम एयर में कितने ग्राम मॉइस्चर है, वाटर वेपर है, नमी है, वो जो वेट है इसे नापते हैं ग्राम पर किलोग्राम, यानी कि कितने ग्राम मॉइस्चर है 1 किलोग्राम एयर में। तो ये हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये देखो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन हम इसे नापते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ एयर टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। समझते हैं इसे। मान लो एक अलग से पेज ले लेते हैं। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, इसे डिवाइड कर देंगे हम टोटल कैपेसिटी ऑफ एयर, टोटल कैपेसिटी ऑफ एयर टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। मतलब मान लो हम एक एरिया पे
एक एरिया है, मान लो इस एरिया में हम एयर देख रहे हैं। इस एयर में कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, कितना मॉइस्चर है वो देखेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे कि अभी इसकी कैपेसिटी कितनी है कि ये और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है उस कैपेसिटी से, यानी कि जो इसकी कैपेसिटी है या एबिलिटी है, दक्षता है, उससे डिवाइड कर देंगे। मान लो यहाँ पे एयर है जो, उसमें 20 ग्राम मॉइस्चर है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 ग्राम तक कर सकती है। तो 20 ग्राम इसकी टोटल इसमें अमाउंट है, 100 ग्राम कैपेसिटी है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर मान लो किसी यहाँ पे एरिया है, इसके में टोटल जो मॉइस्चर है वो मान लो 70 ग्राम है और जो इसकी कैपेसिटी है ऑब्जॉर्व करने की वो मान लो 60 ग्राम है, तो क्या होगा, अब इसे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 6 से 6 एकम, 6 पॉइंट कुछ 1 आ जाएगा, 1 पॉइंट मतलब 1.1 आ जाएगा जब 7 को 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आ गई, 1.1%। इसे परसेंट में मेजर करते हैं, परसेंट में। तो ये क्या मतलब हुआ, अगर मान लो टोटल मॉइस्चर बढ़ गया तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी ना। जैसे मान लो टोटल मॉइस्चर मान लो अभी 60 ग्राम है और टोटल कैपेसिटी हम कांस्टेंट रखते हैं, मान लो टोटल कैपेसिटी जो एयर की है वो 100 ग्राम है मेजर करने की, मतलब एब्जॉर्व करने की। टोटल जो एयर की कैपेसिटी है वो 100 ग्राम है यहाँ एक पर्टिकुलर एरिया में, कि 100 ग्राम तक मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर सकती है एयर, सोख सकती है, एब्जॉर्व का मतलब सोख सकती है अपने अंदर। कैपेसिटी 100 ग्राम है और टोटल अभी मॉइस्चर प्रेजेंट 60 ग्राम है। एक कंडीशन तो हो गई ये। अब लेते हैं दूसरे एरिया में, ये ए एरिया हो गया। अब आते हैं बी एरिया में। बी एरिया में देखो इसमें टोटल जो मॉइस्चर है वो है 80 ग्राम और इसकी कैपेसिटी है 100 ग्राम। तो अब बताओ मुझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसकी ज़्यादा होगी। देखो 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ आ जाएगा 0.6 और यहाँ भी 0 से 0 कट के यहाँ 0.8 आ जाएगा। तो 0.6 ज़्यादा है, 0.8 ज़्यादा है, 0.8 ज़्यादा है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस एरिया की ज़्यादा होगी, बी एरिया की ज़्यादा होगी। यानी कि टोटल मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा एयर में, अगर कैपेसिटी कांस्टेंट रहे तो फिर किसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, जिसकी टोटल मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। तो ये आपको याद रखना है, टोटल मॉइस्चर कंटेंट जिसका ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटी मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। अब देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर एरिया वाइज देखें हम, जैसे मान लो ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, और एक बात और याद रखनी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा एयर की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की। क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा गर्म एयर होगी वो क्या है, उसमें से मॉइस्चर तो घट जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा जो इसमें नमी थी वो एवोपरेट हो जाएगी, वाष्पित हो जाएगी। जैसे मान लो आपने पानी गर्म करने के लिए आग पे रखा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उसमें से वाष्पीकरण होता है, एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है पानी और घट जाता है, जो आपके बर्तन में जो पानी होगा घट जाता है। यानी कि जो कंटेंट था वो घटता चला जाएगा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसा ही हाल इसका है, इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में अगर तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एयर में जो मॉइस्चर है वो घटता चला जाएगा, लेकिन कैपेसिटी तो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एयर जितनी गर्म होगी और ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकेगी ना। तो यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में जो टोटल कंटेंट है एयर का वो तो घट गया, डिक्रीज हो गया, और जो टोटल कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई। यानी कि देखो ये चीज़ घट रही है, ये बढ़ रही है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, कम होगा, घटेगी। क्योंकि यहाँ पे देखो मान लो टोटल कंटेंट अभी 60 ग्राम था, कैपेसिटी 100 ग्राम। अगर जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो ये जो ऊपर वाला है ये घटेगा। हमने कहा कि एयर का कंटेंट घट जाएगा, मान लो 50 हो जाएगा, और हमने कहा नीचे वाला बढ़ जाएगा, ये मान लो 120 हो गया। अब मान लो इसे हम काटें तो ये 0.6 था पहले वाला, और ये कितना है, ये देखो 0 से 0, और इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.3 के लगभग या 0.4 के लगभग आ जाएगा। तो कौन सा ज़्यादा है, ये 0.6, यानी कि पहली कंडीशन में ज़्यादा था ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब टेम्परेचर कम था। तो इसका मतलब क्या होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये स्टेटमेंट में देके पूछ लेते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी,
टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, याद रखना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी और टेम्परेचर घटेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ कि अर्थ में अगर हम देखें कहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। देखो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पे देखें हम टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यहाँ पे देखो सन रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है और मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, इस इक्वेटर के पास बारिश भी ज़्यादा होती है, यानी कि दोनों ज़्यादा है। यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है और जो नमी है मॉइस्चर है वो भी ज़्यादा है एयर में, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे हाई होगी। अब यहाँ पे देखें हम टॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इधर की तरफ नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री से मान लो 66 डिग्री, ये टेम्परेट जोन जो आ गया, ये मान लो जो टेम्परेट जोन है या सब पोलर जोन है, तो ये टेम्परेट जोन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी या कम। देखो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट तो कम है, मॉइस्चर कम रहता है, ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ से इक्वेटर से कम रहता है, इक्वेटर से कम रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो जाए तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, नमी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। देखो जब बारिश होती है गर्मियों में तो आपका पसीना सूखता नहीं है, स्वेटिंग जो होती है आपको पसीना आता है बॉडी पे, सूखता नहीं है। वो क्यों नहीं सूखता, क्योंकि इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है और एयर बंद हो जाती है, एयर चलती नहीं है, तो आपका स्वेट जो है पसीना सूखता नहीं है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से, और फिर आपको और ज़्यादा गर्मी लगती है। ये कंसेप्ट भी जानेंगे अभी इसको जान लो। अगर यहाँ पे टेम्परेट जोन में बारिश हो गई तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा और टेम्परेचर यहाँ से इक्वेटर से कम है, तो मॉइस्चर ज़्यादा है टेम्परेचर कम है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इसे मिटा के ना एक बार ये आप समझ लो या याद रख लो कि देखो इक्वेटर एरिया है, जो इक्वेटोरियल एरिया, वहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा रहेगी, हाई रहेगी। यहाँ इस एरिया में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई रहेगी, और यहाँ पे जो टेम्परेट जोन है अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, अगर बारिश ना हो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम रहेगी। ऐसा ही हाल साउथ हेमिस्फेयर में होगा, तो आप जान गए होंगे आप इसे। इसका मतलब ये हुआ अगर वाटर एवोपरेशन ज़्यादा होगा, वाटर का एवेपरेशन ज़्यादा होगा तो होगा क्या, एयर में से मॉइस्चर चला जाएगा। अगर एयर में से मॉइस्चर चला गया तो एयर में जो कंटेंट है मॉइस्चर का कम हो जाएगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम हो जाएगी। अगर एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो दोनों बात सही है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा, नमी ज़्यादा होगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी एयर में। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो यानी कि मॉइस्चर यानी कि एयर में नमी भी ज़्यादा होगी, तो दोनों बात आपको याद रखनी है। अब जानते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है, ड्यू बोलते हैं ओस को। आपने देखा होगा सुबह सुबह घास में, घास के जो मैदान होते हैं, घास होती है उस पर ओस जम जाती है ना, छोटी छोटी बूंदें पानी की, जिसे ओस बोलते हैं हिंदी में, तो ये है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है, देखो ये वो टेम्परेचर है, वो तापमान है जिस पे सैचुरेशन होता है एयर में, इसे डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। कौन सा टेम्परेचर, यानी कि देखो ये समझ लो ये संघनन क्रिया, ये ड्यू पॉइंट जो होता है। संघनन क्रिया आप जानते हो, संघनन क्रिया क्या होती है। देखो संघनन क्रिया इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होते ही बादल बनते हैं, कंडेंसेशन जब होता है, और इससे ही ड्यू बनती है, ओस बनती है। जैसे आपके घर में फ्रीज होगा, फ्रीज में से आप ठंडी बोतल निकालो, ठंडी बोतल निकालोगे आप, उसे बाहर रख दो, आप कुछ समय में देखोगे कि बोतल के आसपास ना मॉइस्चर आ गया, पानी हो गया, पूरी बोतल पानी में भीग गई। और कभी कभी ऐसा भी होता है ज़्यादा ठंडी होती है तो पानी बहने लगता है, तो वो पानी कहाँ से आया, क्या बोतल से निकला, वो बिल्कुल नहीं निकला बोतल से, बोतल में इतना ही पानी है, तो कहाँ से आया, क्योंकि जो आसपास बोतल के आसपास जो एयर थी, एयर में मॉइस्चर है ना, तो वो एयर में जो मॉइस्चर है जब ठंडे मान लो किसी भी सरफेस, ठंडा सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो वो क्या है एकदम से, जो पहले यहाँ पे एयर का टेम्परेचर ज़्यादा था और बोतल का टेम्परेचर कम है, तो ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आते ही वो क्या होता है, वेपर से, क्योंकि एयर में था वो वेपर फॉर्म में, वेपर मतलब गैस फॉर्म में था, गैस फॉर्म में था एयर में, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा था। और जैसे ही ठंडा सरफेस आया, बोतल आई, तो वो वेपर से मॉइस्चर में बदल गया, या मॉइस्चर मत बोलो, इससे अच्छा बोलो
लिक्विड में बदल गया, लिक्विड में बदल गया, यानी कि तरल पदार्थ में बदल गया, पानी की तरह। तो ये वेपर से लिक्विड में बदलना की क्रिया को ही बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन या संघनन क्रिया बोलते हैं हिंदी में, संघनन, संघनन। तो ये वेपर से लिक्विड में बदलना, जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर का वेपर से लिक्विड में बदलना ही संघनन क्रिया कंडेंसेशन है। यानी कि एयर में जो मॉइस्चर था, वो वेपर था, वो लिक्विड में बदल गया इस ठंडे पदार्थ या ठंडे सरफेस के आने की वजह से। अब जिस टेम्परेचर में, यानी कि ये वेपर था, जो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एक टेम्परेचर रहा होगा, मान लो 10 डिग्री, 5 डिग्री या 4 डिग्री कुछ, जिस टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हुआ है वेपर से लिक्विड में, यानी कि बोतल के आसपास जो हवा थी, हवा में से वेपर आके ये पानी में बदल गया जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को बोलेंगे ड्यू पॉइंट। क्या बोलेंगे? ड्यू पॉइंट। और इसी को बोलते हैं कि ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया, क्योंकि वेपर से लिक्विड में बदल गया वो जो नमी थी। तो यही है सैचुरेशन पॉइंट और यही है ड्यू पॉइंट। तो डिग्री सेल्सियस में इसको डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। और देखो, जब अगर मान लो ये कंडेंसेशन अगर 0 डिग्री या उससे कम पे हो तो डायरेक्टली वेपर है ना, जो वो लिक्विड में नहीं बदलता, क्योंकि जो 0 डिग्री पे क्या होता है, बर्फ जम जाती है। पानी क्या है, पानी की बर्फ जम जाती है ना 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो अगर 0 डिग्री पे कंडेंसेशन होगा तो डायरेक्टली ना बर्फ जम जाएगी, या 0 डिग्री से कम, मान लो -1 -2 डिग्री टेम्परेचर है ड्यू पॉइंट, तो फिर डायरेक्टली बर्फ जम जाती है। इसी वजह से जो बादल में ना बर्फ जम जाती है, अगर कंडेंसेशन 0 डिग्री या उससे नीचे होता है तो फिर वो ओले पड़ते हैं। हेल स्टॉर्म आपने सुना होगा, हेल स्टॉर्म देखे ही होंगे, ओले पड़ते हो, इस तरह से वो हेल होता है। अब आते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें कंफर्टेबल महसूस कराती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर मान लो 30 से 60% के अराउंड है तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं, आरामदायक। क्योंकि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना एयर में, तो हमारा जो स्किन पे स्वेट है, पसीना है, वो एवोपरेट नहीं हो पाता, सूख नहीं पाता। और एयर जब उसे सुखा नहीं पाती, हमारी बॉडी कूल नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा पसीना जब बॉडी से निकलेगा और वो सूख जाएगा तभी हमारी बॉडी ठंडी होती है, कूल होती है हॉट वेदर में। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और हमारा पसीना नहीं सूख पा रहा है तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब ज़्यादा होगी ना तो फ़ैन अच्छा काम करता है। अगर पंखे के नीचे आप बैठोगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो पंखा क्या है, हवा से उस पसीने को सुखा देगा और आप कंफर्टेबल महसूस करोगे। लेकिन अगर आप कूलर की हवा में बैठोगे, कूलर जो होता है जिसमें पानी डालते हो और पानी डालने के बाद थोड़ा ठंडी हवा देता है, तो अगर कूलर की हवा में बैठोगे ना, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जैसे आपने देखा होगा कभी कि अगर बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उस टाइम पे अगर आप कूलर चलाते हो तो आपको ना चिपचिपा महसूस होता है और आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो कूलर है उससे भी तो पानी निकल रहा होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो आप ना बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, चिपचिपा महसूस करोगे और घुटन सी होगी आपको। अगर आप फैन चलाओगे, सिंपल जो सीलिंग फैन होता है, छत पे छत वाला फैन, तो उससे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा कूलर की बजाय। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट एक टॉपिक है वेट बल्ब टेम्परेचर या वेट बल्ब टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर? देखो, ये एक लोएस्ट टेम्परेचर है जिसमें एयर क्या है, कूल्ड हो जाती है एवोपरेशन के जरिए। एयर में वाटर है जो वो एवोपरेट हो जाता है एक कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर आप जानते हो, दबाव, प्रेशर। देखो, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल और प्रेशर को बोलते हैं दबाव हिंदी में। तो दबाव बराबर बल अपॉन में क्षेत्र। तो ये फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि एरिया जितना कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा अगर फोर्स कांस्टेंट है। जैसे मान लो आपने सुना होगा, जैसे कोई दलदल है, यहाँ पे दलदल है, उस दलदल में कहते हैं कि उसमें ना आदमी को खड़े नहीं रहना चाहिए क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लगता है, क्योंकि एरिया कम होता है पाँव का। हमारे जो पैर हैं उनका एरिया कम है ना, क्षेत्र कम है, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो आप अंदर धंसते चले जाओगे। तो अगर दलदल में कभी फंस जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पर लेट जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है और एरिया क्षेत्र ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो हम आसानी से उसमें इतनी जल्दी से नहीं नीचे जाते, उसमें धंसते नहीं है इतनी जल्दी से। जितना आप धंसोगे, आवाज़ मारते रहोगे, लेट जाओगे तो कोई बचाना आ ही जाएगा, है कि नहीं।
और अगर आप खड़े रहोगे तो जल्दी धंस जाओगे नीचे, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, दबाव ज़्यादा लग रहा है, एरिया कम है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये ए प्लेस है, इसका एरिया इतना सा है, और ये बी प्लेस है, इसका एरिया इतना है। तो प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? अगर फोर्स बराबर है तो प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, ए का या बी का? क्योंकि बी का एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर ज़्यादा किसका होगा फिर? ए का, ए एरिया का, क्योंकि ये एरिया कम है। तो आप प्रेशर समझ गए होंगे। तो अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट रख पाएँ, कांस्टेंट का मतलब स्थिर बिल्कुल, तो उस पर वाटर जो एवापोरेट हो जाएगा एयर में से, और एयर ठंडी हो जाएगी जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर। ये एक ऐसा टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा होगा तो ह्यूमन उसे टॉलरेट नहीं कर सकता। यानी कि इस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर प्रेशर कांस्टेंट है और एयर ठंडी हो गई है और पानी उसमें से निकल गया है, और अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ह्यूमन उसे टॉलरेट नहीं कर सकता, सह नहीं सकता। कैसे मेजर करते हैं इसको? देखो, जो थर्मामीटर होता है ना टेम्परेचर नापने का, जैसे आपको बुखार चढ़ जाता है, थर्मामीटर लगाते हैं आपकी जीभ के नीचे, ऐसे थर्मामीटर होता है, उस पर अगर हम गीला कपड़ा लपेट दें और उस पर टेम्परेचर हम मेजर करें, जिस टेम्परेचर पे वो जो एयर में से वाटर एवापोरेट हुआ था, तो वो टेम्परेचर हो जाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन के लिए वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट पे नापोगे तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 6 आवर के लिए अगर 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर है तो ये कंफर्टेबल है। और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ या इस टाइम से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ वेट बल्ब टेम्परेचर, तो फिर ह्यूमन ना उसे टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है ना, हेल्दी इंडिविजुअल, मान लो कोई स्वस्थ कोई आदमी है, स्वस्थ आदमी भी उसे झेल नहीं सकता टेम्परेचर को, अगर 35 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा, 6 आवर से ज़्यादा टेम्परेचर जो वेट बल्ब टेम्परेचर रहेगा। तो यही कुछ टर्म थी ज्योग्राफी की, ये बहुत बार न्यूज़ में रहती हैं और पूछी भी जाती हैं एग्ज़ाम में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइक वाइक तो आप करते नहीं हो खैर।